जो AY के तहत आते हैं उनके बच्चों को एजुकेशन फ्री रखी गई है। अब उनको कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। हैंडीकैप्ड लोग जो है उनको ट्रांसपोर्ट फ्री है। हमारी माँ बहनें जो है उनको ट्रांसपोर्ट फ्री है। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये तो क्रॉप इंश्योरेंस गवर्नमेंट जिम्मा लेती है। अब हम देखते हैं जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, ओले पड़ते हैं, खत्म सब कुछ, सेब वगैरह तबाह, सेब तबाह, दहन की फसल तबाह, हर एक फसल तबाह हो जाती है। अब क्रॉप इंश्योरेंस होने जा रही है, तो अब गारंटी तो फार्मर्स को तो बहुत फायदा है। क्रॉप इंश्योरेंस, अगर किसी को नुकसान हुआ, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख का उसको इंश्योरेंस मिलेगा। इल्तियम बच्चे जो है उनके जो फीस जो है उनको अब फीस नहीं देना पड़ेगा। स्कूल लेवल पर, हायर सेकेंडरी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर या यूनिवर्सिटी लेवल पर अब उनको फीस नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी, यानी गरीब तबका जो है, जो लोअर क्लास है, उसको मौका दिया जा रहा है हायर एजुकेशन के लिए जाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, ये हमें मानना पड़ेगा। जो डेली वेजर्स का जो एश्योरेंस आ गई है बजट में, वो डेली वेजर्स का जो इशू है इसी साल सेटल किया जाएगा। ये तो एक एश्योरेंस जो गवर्नमेंट ने दी है, और जो बर्निंग इशू था डेली वेजर्स का, उसका तो हल निकल आया है। अब सोल्यूशन उसकी आ गई है। यतीम बच्चों को 4-4 हज़ार रुपया देना है हर महीने से महीने। हाँ, हर महीने 4-4 हज़ार उनको दिया जाएगा। हाँ, जो AY नहीं, जो ऑर्फन, जो यतीम जिनके माँ बाप नहीं है, चाहे वो APL का क्यों ना हो, कहीं से भी हो, लेकिन उनका माँ बाप नहीं है, दोनों नहीं है, तो उनको 4,000 मिलेंगे। ये भी यानी जो ऑर्फन यतीम है, यतीमों को हौसला अफजाई की जा रही है ताकि वो आगे बढ़े। ये 23,800 वैकेंसीज जो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हम फिल करने जा रहे हैं, एक्चुअल में 42,000 वैकेंसीज फिल करनी थी, लेकिन 23,800 ही ये कर रहे हैं, और वो नौकरियां भी आउटसोर्स कर दी हैं। मतलब कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो ठेकेदारी निज़ाम में एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगी, और ठेकेदारी निज़ाम में ठेकेदार जो है वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी देगा। देखिए, ये बात मैं कल से सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे दिखाए बजट में कहाँ पर लिखा है ये वैकेंसीज हमें आउटसोर्स करने जा रहे हैं? कहीं नहीं लिखा है बजट में। सीएम साहब एश्योरेंस दे रहे हैं का पैटर्न है। मेरी बात सुने, सीएम साहब बजट में पढ़ रहे हैं कि हम इतने वैकेंसीज को फिलअप करने जा रहे हैं, यानी इतने लोगों को अब नौकरियां देने जा रहे हैं। वहाँ कहीं नहीं लिखा गया ये आउटसोर्स हम कर रहे हैं। कहीं नहीं, मैंने कहीं कह रहे हैं जनाब। अब वो मेरे ख्याल में फितवान पड़ा है। जो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हम डेली वेजर्स को रेगुलराइज करेंगे फेज्ड मैनर में। सर, ये फेज्ड मैनर में पहले भी तो होते आए हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है। देखिए, फेज मैनर में पहले से ही होते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और फेज मैनर में वो भी रोड मैप हमने इनके लिए तैयार कर लिया है, बट ये नहीं कहा कि कब होगा। चूंकि उमर साहब ने पहली स्पीच में पहले बजट में कहा था कि हम दूसरे में कर देंगे, दूसरा भी आ गया है। किया ना, आप तो किया। आज तो उसने कहा कि हम रेगुलराइज हो रहा है ना सर, ये पहले से। क्या मतलब क्या है? फेज मैनस में फेज मैनर का मतलब ये है कि मतलब ग्रेजुअली करेंगे। हमारे साथ MLA मीर सैफुल्लाह साहब हैं, इनसे कई सारे अहम तरीन मुद्दों पर बात करेंगे। और हालिया ही जो बजट वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जम्मू कश्मीर के कानून साज असम्बली में पेश किया गया है, इस बजट से जम्मू व कश्मीर के गरीब आवाम के कौन कौन से मसाइल हल होंगे, और जो जम्मू कश्मीर के अंदर आर्जी मुलाजमीन हैं उन आर्जी मुलाजमीन को किस तरीके से हुकूमत फ़ायदा पहुँचाने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया। सर, इस बार के बजट से, जो बजट उमर अब्दुल्ला साहब ने लाया है, इस बजट से आम शहरियों को क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं? देखिए, लोग डेली वेजर की बात किया, कैजुअल लेबर या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ हो या बाकी बहुत सारे टेम्प्रेरी एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए एश्योरेंस है ये बजट में। और बजट में जब एश्योरेंस आता है तो उसी साल के अंदर वो एश्योरेंस पूरी की जाती है। ये नहीं कि इस बजट में एश्योरेंस आ गई, अब देखते हैं कब होगा, ऐसा नहीं होता है। बजट में इस बार जो एश्योरेंस आ गई उन एश्योरेंस को इसी फाइनेंशियल ईयर में पूरा करना होता है। इसका मतलब है जो डेली वेजर्स का जो एश्योरेंस आ गई है बजट में, वो डेली वेजर्स का जो इशू है इसी साल सेटल किया जाएगा। ये तो एक एश्योरेंस जो गवर्नमेंट ने दी है, और जो बर्निंग इशू था डेली वेजर्स का, उसका तो हल निकल आया है। अब सोल्यूशन उसकी आ गई है। अब मॉडलिटीज़ देखनी है, मतलब किस तरीके से इनकी रेगुलराइजेशन होगी, किस तरह से कितने लोगों को रेगुलराइज किया जाएगा, कितने लोगों के हम ये जो वेज जो है इनको कैसे बढ़ा सकते हैं, या कितने लोग ऐसे होंगे जिनका ज़रूरी है या जो रिटायरमेंट के नज़दीक है, क्या उनको प्रायोरिटाइज किया। या मॉडलिटीज़ के मैं बात कर रहा हूँ, मॉडलिटीज़ जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, इसीलिए वो कमेटी बनी हुई है जो मॉडलिटीज़ डिसाइड करेगी। इसी तरह से कुछ ऐसे इशूज़ हैं, मैं आपको बताऊँ। एक इलेक्शन हमारा था, इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उसमें एश्योरेंस थी कि गैस सिलेंडर्स की बात थी। मैं मानता हूँ ठीक है, हमने 12 कहा था, लेकिन एक साल में हर एक प्रॉमिस पूरा करना मुश्किल है। फुली यानी पूरा एब्सोल्युटली आप करोगे ये मुश्किल है। हाँ, एक हद तक तो ये प्रॉमिस पूरा किया गया। 6 गैस सिलेंडर AY के लोगों को दिया जा रहा है, बहुत बड़ी बात। इसी तरह से मैं आपको कहूँ
मुझे एक दो बातें बहुत अच्छी लगी इस बजट में। ऑर्फन्स का ख्याल रखा गया है, जो आज तक मैंने नहीं देखा है कभी। यतीमों का ख्याल रखा गया है। यतीम बच्चे जो हैं उनके जो फीस जो है उनको अब फीस नहीं देना पड़ेगा। स्कूल लेवल पर, हायर सेकेंडरी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर या यूनिवर्सिटी लेवल पर अब उनको फीस नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी, यानी गरीब तबका जो है, जो लोअर क्लास है, उसको मौका दिया जा रहा है हायर एजुकेशन के लिए जाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, ये हमें मानना पड़ेगा। इसी तरह से ऑर्फन्स को, जो ऑर्फन है जिसके माँ बाप नहीं है, 4-4 यतीम बच्चे, हाँ यतीम बच्चों को 4-4 हज़ार रुपया देना है हर महीने से महीने। हाँ, हर महीने 4-4 हज़ार उनको दिया जाएगा। AAY, हाँ, जो AAY नहीं, जो ऑर्फन, जो यतीम जिनके माँ बाप नहीं है, चाहे वो APL का क्यों ना वो हो। कहीं से भी हो, लेकिन उनका माँ बाप नहीं है, दोनों नहीं है, तो उनको 4,000 मिलेंगे। ये भी, यानी जो ऑर्फन यतीम है, यतीमों को हौसला अफजाई की जा रही है ताकि वो आगे बढ़े, वो सोसाइटी में आगे बढ़े और पढ़े और काम करे, बढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है ट्राइबल्स के लिए। इसी तरह से मैं ट्राइबल्स की बात करूँ, देखो ट्राइबल एरियाज़ हमारे हैं, आपके एरियाज़ में, मेरे भी एरियाज़ में, ट्राइबल एरियाज़। सबसे बड़ी बात थी, हमें प्रॉब्लम थी ट्राइबल एरियाज़ में, जो दूर दराज इलाके हमारे थे, वहाँ मुलाजिम नहीं जाते थे काम करने के लिए। टीचर नहीं जाता था, डॉक्टर नहीं जाता था, और मुलाजिम डिफरेंट डिपार्टमेंट से नहीं जाते थे वहाँ काम करने के लिए। जब वो मुलाजमीन वहाँ नहीं जाते थे, उससे उन इलाकों को नुकसान होता था हर लिहाज से। इस बार जो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि उनको अब अलाउंस दिया जाएगा, जो वहाँ जाएंगे, अलाउंस यानी उनके तनख्वाह के हिसाब से 1% के हिसाब से उनको अलाउंस दे। उससे ये होगा ट्राइबल एरियाज़ को बहुत फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा इसलिए मिलेगा, वहाँ हर एक स्कूल चलेगा, हॉस्पिटल चलेगा ठीक तरह से, और बाकी अदारे जो हैं वो चलेंगे, उससे आम लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। From 9th class to onwards। और एक बात मैं ज़रूर आपको बोलना चाहूँगा, एग्रीकल्चर के हवाले से बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स ट्राइबल एरियाज़, पहाड़ी एरियाज़ में जो दूर दराज इलाके, वहाँ वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे, अब हो पाएंगे, और उन स्कीम्स का फायदा अब वहाँ मिलेगा लोगों सर, को। क्रॉप इंश्योरेंस की बात करें, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस की बात है, क्रॉप इंश्योरेंस गवर्नमेंट जिम्मा लेती है। अब हम देखते हैं जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, ओले पड़ते हैं, ख़त्म सब कुछ, सेब वगैरह तबाह, सेब तबाह, दहन की फसल तबाह, हर एक फसल तबाह हो जाती है। अब क्रॉप इंश्योरेंस होने जा रही है, तो अब गारंटी तो फार्मर्स को तो बहुत फायदा है। क्रॉप इंश्योरेंस, अगर किसी को नुकसान हुआ, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 का उसको इंश्योरेंस मिलेगा। ये भी बहुत बड़ा एक काम है। 9 to onwards एजुकेशन भी फ्री की गई है AAY के बच्चों की। वही मैं कह रहा हूँ ना, AAY के बच्चों को जो है, जो AAY के तहत आते हैं, उनके बच्चों को एजुकेशन फ्री रखी गई है। अब उनको कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा हैंडीकैप्ड जो है बेचारे, हैंडीकैप्ड लोग जो हैं, उनको ट्रांसपोर्ट फ्री है। हमारी माँ बहनें जो हैं, उनको ट्रांसपोर्ट फ्री है। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये तो दो सवाल लेना चाहूँगा, आप मुझे इसका टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा। एक तो ये कहा जाता है कि आपके मैनिफेस्टो को 70% जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की स्कीम है, जैसे सोलर की बात कर रहे हैं, वो मरकज़ हुकूमत की स्कीम है। प्रधानमंत्री आवास योजना PMY के तहत घर दिए जाते हैं, वो मरकज़ की। लाडली बेटी, मरकज़ की लखपति दीदी स्कीम, वो मरकज़ की है। इस तरीके की कई सारी स्कीम्स हैं जो मरकज़ हुकूमत की हैं। उन्हीं स्कीम्स को जो है वो इस मैनिफेस्टो में लाया गया है। आप कैसे देखते हैं? मुझे बताइए, मार्केट स्कीम में जिनकी बात आप करें कि हम टैक्स नहीं देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये GST जाता कहाँ है? जो GST लगा गया है यहाँ पे, जो लोग 12% के हिसाब से, 18% के हिसाब से टैक्स दे रहे हैं, और एक आम इंसान दे रहा है। आम इंसान कोई भी रियासत का वो टैक्स दे रहे हैं, तो वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, वो हमारे टैक्स के पैसे, जो हम यहाँ से पैसे देते हैं टैक्स के हिसाब, उन्हीं से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वहाँ से आते हैं। ये हमारा अपना पैसा है, ये हमारा अपना पैसा है, ये सेंट्रल का पैसा नहीं है। हम जो टैक्स दे रहे हैं उसी हिसाब से हमें बजट वहाँ से आता है। एक आखिरी सवाल मेरा इस पे आपको लेना होगा सर, कि 23,800 वैकेंसीज जो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हम फिल करने जा रहे हैं, एक्चुअल में 42,000 वैकेंसीज फिल करनी थी, लेकिन 23,800 ही ये कर रहे हैं, और वो नौकरियां भी आउटसोर्स कर दी हैं। मतलब कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो ठेकेदारी निज़ाम में एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगी, और ठेकेदारी निज़ाम में ठेकेदार जो है वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी देगा। देखिए, ये बात मैं कल से सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे दिखाए बजट में कहाँ पर लिखा है ये वैकेंसीज हमें आउटसोर्स करने जा रहे हैं? कहीं नहीं लिखा है बजट में। सीएम साहब एश्योरेंस दे रहे हैं का पैटर्न है। मेरी बात सुना, सीएम साहब बजट में पढ़ रहे हैं कि हम इतने वैकेंसीज को फिलअप करने जा रहे हैं, यानी इतने लोगों को अब नौकरियां देने जा रहे हैं। वहाँ कहीं नहीं लिखा गया ये आउटसोर्स हम कर रहे हैं, कहीं नहीं। मैंने कहीं पढ़ा, कह रहे हैं जनाब आप, वो मेरे ख्याल में फिर तो अनपढ़ है, मेरे हिसाब से अनपढ़ है, उसको बजट पढ़ना चाहिए। वही पढ़ा कह रहा है बजट स्पीच में, वो तो मैं उसको भी अनपढ़ ही कहूँगा,
बजट स्पीच पढ़ लीजिए, वहाँ पे कहीं आउटसोर्स नहीं लिखा गया। अगर लिखा गया आप भी पढ़ो, आप तो मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ो वहाँ पे। अगर बजट स्पीच में कहीं पे आउटसोर्स लिखा गया मैं मानता हूँ। अगर बजट स्पीच में सीएम साहब एश्योरेंस देता है कि इतने लोगों को हम रोज़गार देंगे, इतने हम वैकेंसीज को फिलअप करेंगे, इसका मतलब है गवर्नमेंट फिलअप वैकेंसीज करने जा रहा है, गवर्नमेंट रोज़गार देने जा रहा है। तो आउटसोर्स की वहाँ बजट में कहीं जिक्र नहीं है। जो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हम डेलीवेजर्स को रेगुलराइज करेंगे फेज्ड मैनर में। सर ये फेज्ड मैनर में पहले भी तो होते आए हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है। देखिए फेज मैनर में पहले से ही होते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और फेज मैनर में वो भी रोड मैप हमने इनके लिए तैयार कर लिया है, बट ये नहीं कहा कि कब होगा। चूंकि उमर साहब ने पहली स्पीच में बजट में पहले बजट में कहा था कि हम दूसरे में कर देंगे, दूसरा भी आ गया है। किया ना, आप तो किया। आज तो उसने कहा कि हम रेगुलर हो रहा है ना सर, ये पहले से। फेज क्या मतलब क्या है? फेज मीनस है, फेज मैनस में फेज मीनस का मतलब ये है कि मतलब ग्रेजुअली करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कह रहे हैं कि इस साल 10,000 हो गए तो 2 साल के बाद 10,000, 3 साल, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कमिटमेंट है कि हमारा जो टेन्योर है, इसी टेन्योर के अंदर इन सबों को रेगुलराइज किया जाएगा। इसलिए फेज मैनर से फेज मैनर से लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, यानी सब लोगों को एक साथ किया जा रहा है। हाँ, क्लासिफाई होंगे, क्लासिफाई इसलिए होंगे अब ज़्यादा टाइम कितने लोगों को हुआ है, उसके बाद कितने लोग हैं, कितने लोग गुजरे, उसी हिसाब से फेज मैनर। लेकिन होना तो सबों को है ना, रेगुलराइजेशन सबों की होगी। इसमें ये नहीं है कि कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मीर सैफुल्लाह साहब थे, जो एमएलए विधायक हैं और जिन्होंने बड़ी जानकारी रखी है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब के इस बार के बजट पर। और इनकी जानिब से बड़ा ऐलान है कि डेलीवेजर्स को उमर अब्दुल्ला की हुकूमत परमानेंट करने जा रही है और बहुत जल्दी जो गवर्नमेंट वैकेंसीज़ अभी खाली हैं, सरकारी वैकेंसीज़ नौकरियों के लिए, उन्हें भी हुकूमत बहुत जल्दी जो है वो फिल करने वाली है।